अक्सर जब हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? आलीशान किले, बादशाहों की कहानियां है ना। लेकिन आज हम उस दुनिया में चलेंगे जो इन कहानियों के पीछे छिपी है। हम बात करेंगे उस साम्राज्य की असली रीढ़ की हड्डी के बारे में, उसके कृषि समाज की। 16वीं और 17वीं सदी, उस दौर में मुगल साम्राज्य की पूरी कहानी पता है बस एक नंबर में सिमटी हुई थी। 85%, जी हाँ, 85%। लेकिन ये आखिर था क्या? और इसका जवाब हमें ताजमहल या लाल किले की दीवारों में नहीं मिलेगा। नहीं, इसका जवाब मिलता है भारत के दूर दूर तक फैले गांवों और खेतों की मिट्टी में। तो चलिए इसी दिलचस्प दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं साम्राज्य की सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी इकाई से, यानी एक आम किसान और उसके परिवार से, जो इस पूरे विशाल ढांचे की कह सकते हैं असली जान थे। तो ये थे वो लोग जिन्हें उस जमाने के दस्तावेजों में रैयत कहा गया है। यही वो परिवार थे जिनकी सुबह से शाम तक की मेहनत से खेतों में फसलें लहलहाती थीं और एक पूरे के पूरे साम्राज्य का पेट भरता था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, सभी किसान ना एक जैसे नहीं थे। दो तरह के किसान थे। एक तरफ थे खुद काश्त, मतलब वो किसान जो उसी गांव में रहते थे जहां उनकी अपनी जमीन थी। और दूसरी तरफ थे पाही काश्त। ये वो लोग थे जो किसी और गांव में जाकर किराए पर या कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करते थे। इससे एक बात तो साफ होती है कि ग्रामीण समाज में काफी हलचल थी, वो ठहरा हुआ नहीं था। तो सवाल उठता है कि ये किसान आखिर उगा क्या रहे थे? क्या सिर्फ पेट भरने के लिए चावल, गेहूं और बाजरा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मुगल सल्तनत तो किसानों को कुछ खास फसलें उगाने के लिए बढ़ावा भी देती थी, और इन फसलों को एक बड़ा शानदार नाम दिया गया था। नाम था जिनसे कामिल, जिसका मतलब है उत्तम फसलें। अब इसमें आती थीं कपास और गन्ने जैसी कैश क्रॉप्स, जिनसे राज्य को मोटी कमाई होती थी। मतलब साफ है, एक आम किसान के लिए भी खेती सिर्फ गुजारा नहीं थी, वो एक तरह का बिजनेस भी थी। ठीक है, तो हमने एक किसान की दुनिया तो समझ ली। अब जरा एक स्टेप पीछे लेते हैं और देखते हैं कि ये सारे किसान मिलकर एक बड़े समुदाय, मतलब एक गांव में कैसे रहते थे और कैसे काम करते थे। आप हर गांव को ना एक छोटे से इकोसिस्टम की तरह समझ सकते हैं। और ये इकोसिस्टम टिका था 3 मजबूत पिलर्स पर। पहला, खुद किसान। दूसरा, गांव की पंचायत। और तीसरा, गांव का मुखिया, जिसे मुकद्दम कहा जाता था। अब ये जो पंचायत थी, ये समझ लीजिए गांव की अपनी लोकल गवर्नमेंट थी। जरा सोचिए, पानी का बंटवारा कैसे होगा, ये पंचायत तय करती थी। पड़ोसियों के झगड़े सुलझाना, वो भी पंचायत का काम। और ये पक्का करना कि गांव में सब नियम कायदे से रहें, ये सारी जिम्मेदारी पंचायत की ही थी। लेकिन गांव की जिंदगी की एक सच्चाई ये भी थी कि यहाँ सब बराबर नहीं थे। जाति पर आधारित बहुत गहरी ऊंच नीच थी। इसका मतलब ये था कि मजूर, मतलब जो खेतीहर मजूर थे, उन जैसे समूहों को अक्सर समाज के किनारे पर धकेल दिया जाता था। उनके पास सबसे कम अधिकार थे और सबसे कम मौके। अच्छा, तो अब तक हमने बात की खेतों और किसानों की, लेकिन कृषि समाज की कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी कहानियों पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, पर वो बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं की। वो इस समाज की एक तरह से अनसंग हीरो थीं। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ घर संभालती थीं, नहीं, वो खेतों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती थीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सूत काटना, बर्तन बनाना, इन जैसे कामों से वो परिवार की आमदनी में भी एक बड़ा हिस्सा जोड़ती थीं। एक और चौंकाने वाला फैक्ट, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में भारत का कितना हिस्सा जंगलों से ढका था? 40%। जी हां, लगभग 40%। और इन घने जंगलों में रहते थे वो समूह जिन्हें जंगली कहा जाता था। लेकिन रुकिए, इस शब्द का मतलब वो नहीं है जो हम आज समझते हैं। देखिए, उस वक्त जंगली का मतलब असभ्य या पिछड़ा होना बिल्कुल नहीं था। ये शब्द बस उन लोगों के लिए था जिनकी पूरी जिंदगी ही जंगल पर टिकी थी। वो जंगल से चीजें इकट्ठा करते, शिकार करते और एक जगह से दूसरी जगह जाकर खेती करते थे। उनकी ये मोबिलिटी, यानी एक जगह न टिकना, यही उनके जीवन का तरीका था। तो हमने किसान को देखा, गांव को देखा और जंगलों को भी। अब जरा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और उन पावर प्लेयर्स पर नजर डालते हैं जो ऊपर बैठकर इन सब की जिंदगी के नियम तय कर रहे थे। इस पूरे सोशल पिरामिड में किसानों से ठीक ऊपर आते थे जमींदार,
ये थे बड़े और ताकतवर जमीन के मालिक। अब ये खुद खेती नहीं करते थे, नहीं, इनका काम था किसानों की मेहनत से पैदा हुई फसल का एक हिस्सा रेवेन्यू के तौर पर वसूलना। एक तरह से ये राज्य और किसान के बीच के मिडलमैन थे। और इनकी ताकत को कम मत आंकिएगा। जरा इस नंबर को देखिए। आईने अकबरी के हिसाब से ये जमींदारों की अपनी प्राइवेट आर्मी के सैनिकों की कुल संख्या थी 40 लाख से ज्यादा। मतलब साफ है, ये सिर्फ जमीन के मालिक नहीं थे, इनके पास असली मिलिट्री पावर भी थी। तो फिर मुगल राज्य की कमाई का जरिया क्या था? जाहिर है, जमीन से मिलने वाला रेवेन्यू। और इसका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जिसमें दो शब्द बहुत जरूरी हैं, जमा और हासिल। जमा मतलब वो अमाउंट जो राज्य ने तय किया कि भाई इतना मिलना चाहिए, और हासिल मतलब वो अमाउंट जो असल में कलेक्ट होकर खजाने तक पहुंचा। और अब हमारे आखिरी हिस्से में हम जूम आउट करने वाले हैं, बहुत बड़ा जूम आउट, क्योंकि ये कहानी सिर्फ भारत के गांवों की नहीं है, ये कहानी है कि कैसे मुगल कृषि अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया से जुड़ी थी। एक इटालियन ट्रैवलर ने उस जमाने में लिखा था कि दुनिया भर में घूमने वाला सारा सोना चांदी आखिर में यहीं यानी भारत में आकर जमा हो जाता है। ये बात दिखाती है कि मुगल भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर था। पर सवाल वही है, ये इतना सोना चांदी आ कहां से रहा था? तो जरा इस सफर की कल्पना कीजिए। कहानी शुरू होती है अमेरिका की खानों से, जहां से चांदी निकलती है। फिर वो अटलांटिक महासागर पार करके यूरोप पहुंचती है। वहां से मिडिल ईस्ट से होते हुए वो आखिरकार भारत पहुंचती थी। और क्यों? ताकि यहां के मसाले, कपड़े और दूसरा सामान खरीदा जा सके। एक ग्लोबल जर्नी। अब भारत में चांदी की अपनी कोई बड़ी खानें तो थी नहीं, इसीलिए चांदी का ये इनफ्लो मुगल साम्राज्य के लिए लाइफलाइन जैसा था। इसी से यहाँ की करेंसी स्थिर हुई, रुपया मजबूत हुआ, और इसी वजह से राज्य को कैश में टैक्स वसूलने में आसानी हुई। और इसका नतीजा, भारत का एक छोटा सा दूरदराज का गांव भी ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क से जुड़ गया। तो सोचिए, एक तरफ किसानों का उगाया अनाज और दूसरी तरफ अमेरिका से आई चांदी। इन दो चीजों पर एक पूरा साम्राज्य खड़ा था। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि इस जटिल, एक दूसरे से जुड़ी दुनिया में असली पावर आखिर किसके हाथ में थी? राज्य के, जमींदार के, या फिर उस किसान के जिसके बिना ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं था?